नमस्ते आप सभी को। आज हमारा चौथा सेशन है और हमने शुरू करा कि विद्या स्थान की चाणक्य कह रहे हैं कि किसी भी युवराज को जो लीडरशिप पोजीशन में जाएगा, जो राजा बनेगा, उसके लिए किस प्रकार की विद्या उसे देनी आवश्यक है, किस तरीके की ट्रेनिंग, किस तरीके का एजुकेशन उसे देना आवश्यक है। और उसमें उन्होंने 4 बातें कही थी। उन्होंने कहा था धर्म के लिए त्रयी, अर्थ के लिए वार्ता, अन्वीक्षकी, उन्होंने कहा था अन्वीक्षकी इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग, जिसमें हमने काफी डिस्कशन करा है। सो दैट पार्ट ही हैज टू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट वाज दंड नीति। तो अभी तक हमने अन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता की बात करी। वार्ता हमने शॉर्ट में किया, बट वार्ता एज वी नो इज बेसिकली ट्रेड, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कुछ है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी कुछ है, जिससे रिसोर्स जनरेशन होता है, दैट इज द वार्ता पार्ट ऑफ। आज हम जाएंगे दंड में। तो हम हैं पेज नंबर 27 पर, चौथा अध्याय, पहला अधिकरण, फर्स्ट सेक्शन, फोर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, पेज नंबर 27। तो इसका जो पहले 3 श्लोक थे वो तो हमने कर लिया था, वो तो वार्ता पर थे। तो अभी इनको डायरेक्टली टू श्लोक नंबर 4। So what does it say? It says, Anvikshaki त्रयी वार्तानां योगक्षेम साधनो दंड। अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, ये 3 विद्या थे, हमने देखा है। उनके योगक्षेम का साधन दंड है। उसका अर्थ क्या? वो कह रहे हैं कि अगर ढंग से आपको धर्म का निर्वाह करना हो, ढंग से आपको आपकी वृत्ति निभानी हो, आजीविका का ये करना हो, आजीविका से ढंग से चलानी हो, जीवन सही से जीना हो, अन्वीक्षकी के लिए जो प्रयत्न करना है वो करना हो, उस सब का कारण, उस सब का वो ढंग से हो। योगक्षेम इस कोई चीज सफलता से पार हो, वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, उसका अर्थ योगक्षेम होता है। तो वो योगक्षेम ढंग से हो, इन तीनों का ये तीनों हम कर सके, उसका कारण दंड है। दंड को हम किस तरीके से समझे? एक तो हमने शुरुआत में बात करी थी, दंड मतलब हम जो कहते हैं कि गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, बट इन अ वेरी सिंपल, हमारे रोज के बात में हम क्या कहते हैं? दंड इज पनिशमेंट। दंड धारण करना हम कहते हैं यमराज दंड धारण करते हैं। क्यों दंड धारण करते हैं? क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें या तो पुरस्कार मिलता है या तो पनिशमेंट मिलता है। उस हिसाब से हम स्वर्ग में जाते हैं, नर्क में जाते हैं, उस सबका जो काला चिट्ठा जो भी कुछ करना है वो दंड के कारण यमराज करते हैं। तो दंड इज बेसिकली पनिशमेंट। नाउ व्हेन वी से पनिशमेंट, इट इज मोर देन जस्ट पनिशमेंट, इट इज द एंटायर जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम। इसको उस तरीके से समझना है जो हम जुडिशरी की बात करते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट द एंटायर दंड। दंड मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस इस सॉर्ट ऑफ नीति शास्त्र में आता है, बट दंड स्पेसिफिकली यहाँ पर जस्टिस डिस्पेंसेशन, जस्टिस डिलीवरी से रिलेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि जस्टिस डिलीवरी जहां पे सही से न्याय की प्रणाली हो, न्याय की प्रक्रिया जहां से ढंग से होती हो, जिसको दंड मिलना चाहिए उसे दंड मिलता हो, जिसे पुरस्कार मिलना चाहिए उसे पुरस्कार मिलता हो, जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय मिलता हो, ऐसी जहां पर सिस्टम हो, वहीं पर आप जो धर्म, अर्थ, काम का कार्य पूरा कर सकते हो। ये वो कह रहे हैं कि दंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बाकी विद्याओं से आपको जो ग्रहण होगा, उसका एप्लीकेशन आप तभी ढंग से कर पाओगे इफ इट इज अ जस्ट डिस्पेंसेशन, ठीक है? नाउ ये हमको इंट्यूटिवली तो समझ में आ रहा है, ठीक है? और अगर हम देखें तो आप खैर हम आगे और चर्चा करते हैं। तो ये बेसिकली योगक्षेम का साधन दंड है। तस्य नीति दंड नीति। दंड को समझने का शास्त्र या दंड को समझने का जो साइंस कहा जाता है, नीति कही जाती है कि क्या सही क्या गलत, किस सिचुएशन में कैसा दंड दिया जाए, थोड़ा दंड कितना, अधिक दंड कितना, किसको किस टाइप का दंड दिया जाए, उस सबकी जो समझ है, उस सबका जो साइंस है, उसे दंड नीति कहा जाता है। फिर वो कहते हैं दंड नीति से क्या होता है? अलब्ध लाभार्था लब्ध परिक्रक्षिणी रक्षित विवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी।
जो नहीं है हमारे पास, अलब्ध, जो नहीं मिला है, दंड से उसे पाया जा सकता है। जो नहीं है उसको पाया जा सकता है, जो है उसका रक्षण किया जा सकता है, जो रक्षित है उसको बढ़ाया जा सकता है, जो बढ़ाया हुआ है उसको तीर्थेषु प्रतिपादिनी, तीर्थेषु, तीर्थ मतलब वैसे तो हम कोई ये यात्रा पे गए हो वो समझते हैं, पर यहाँ तीर्थ का अर्थ ऐसा कोई भी कार्य जो अच्छा हो, जो वेलफेयर के लिए हो, जो लोक संग्रह के लिए हो। तो ऐसा कोई भी कार्य जो हो उसमें उस अर्थ को, बेसिकली वो कह रहे हैं लाभ अर्थ, जो वेल्थ हो, जो अर्थ, जो रिसोर्स हमको मिला हो, जो समृद्धि मिली हो, उसको सही से सही कार्यों में लगाए, उस वेल्थ को सही कार्यों में लगाए। वो किसके द्वारा पॉसिबल है? वो दंड के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, तो दंड से धर्म अर्थ काम, ये सारे जो कार्य जो जीवन में हमारे करने जैसे है, वो दंड के द्वारा रेगुलेट होते हैं। बेसिकली दिस इज व्हाट ही से। ठीक है, और इससे जो आपकी वेल्थ है, बेसिकली अगर आपको किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में समृद्धि भी बढ़ानी है और जो वेल्थ है उसको सही से कामों में भी लगाना है, तो उसके लिए भी दंड होना आवश्यक है। इसका सिंपल अर्थ ये है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जैसा होना चाहिए उसके विपरीत काम कर रहा हो, अर्थ को गलत इसमें लगा रहा हो, या कोई भी कार्य ऐसे कर रहा हो जिससे समृद्धि कम हो, उसको दंड मिलना आवश्यक है, ताकि वो ऐसा काम फिर से ना करे। ठीक है, तो ये आई थिंक इट्स वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, वो समझ में आ रहा है, तो आई विल मूव अहेड। फिर वो कहते हैं तस्याम आयता लोक यात्रा। लोक यात्रा मतलब संसार, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह आयता, आयता इज डिपेंडेंट, इज ऑन व्हाट? दंड। ये राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में है। अच्छा, ये केवल राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में नहीं, तो अगर हम हमारे घरों के कोई भी छोटे सिस्टम के इसमें देखें ना, ये हर जगह लागू होता है। अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, अगर हम हमारे जो वर्क प्लेसेस है वहां पर देखें, तो वहां पर भी वी हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू लिव बाय। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का अगर कोई उनको तोड़ता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन होती है उनके अगेंस्ट। जो उसमें रहकर उसकी प्रगति कराता है तो उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, पर डिसिप्लिनरी एक्शन होती है कि आपको जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्यों है रूल्स एंड रेगुलेशंस? बिकॉज इट इज अज्यूम दैट दिस फ्रेमवर्क विल अलाउ द प्रोग्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो उससे बाहर कोई निकलता है जिससे उस कंपनी को नुकसान हो या गलत प्रेसिडेंट सेट हो, तो उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन होती है। हर जगह ये होता है ना। हम बच्चों के साथ ही करते हैं क्या, ताकि वो उनको डिसिप्लिन कर सके। तो दंड का हर एक जगह उपयोग है, नॉट ओनली इन द राष्ट्र कॉन्टेक्स्ट, एनी सिस्टम कॉन्टेक्स्ट इट विल बी एप्लीकेबल। So then he says, तस्मात् लोक यात्रार्थी नित्यम उद्यत दंडः स्यात्। तस्मात्, इसलिए, लोक यात्रार्थी, ऐसा राजा जो अपने राज्य को सही से उसका निर्वाह करना चाहता हो, वो क्या करना चाहिए? नियतम उद्यत दंड स्यात्। उसे हमेशा सही से न्याय प्रक्रिया को पार करना चाहिए, उसको सही से जस्टिस डिस्पेंसेशन करना चाहिए, जिसे पनिशमेंट देना है उसे पनिशमेंट देना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। नहीं एवं विधम वशोपनयनम अस्ति भूतानाम यथा दंड इति आचार्यः। इति आचार्यः, इति मतलब ऐसा कहा, किसने कहा? आचार्य। जो बहुत सारे आचार्य हैं अर्थशास्त्र के, उनका ये मानना है कि दंड जैसा उपयोगी कोई साधन नहीं है जिससे लोगों को अपने वश में किया जा सके। नहीं एवं विधा, इसके अलावा, इसके जैसा, वशोपनयनम, अपने वश में करने जैसा कोई साधन नहीं है दंड के अलावा। कौटिल्य क्या कहते हैं? क्योंकि ये तो और आचार्यों ने कहा है। कौटिल्य कहता है ना, दंड देना एक चीज है, परंतु दंड से सबको ही वश में किया जा सकता है, ये बात गलत है, ऐसे वो कह रहे हैं। न इति कौटिल्य। वो क्यों कहते हैं ऐसा? अच्छा, हम एक चीज आप देखोगे अर्थशास्त्र में ये बार बार आएगी। हम जब चाणक्य की बात करते हैं, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ही इज वन ऑफ दोज एकदम कुटिल, है ना। कुटिल को हम नेगेटिव सेंस में देखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, नो हार्ट, नो इमोशंस,
सिर्फ रॉ ब्रेन से काम चल रहा है, कोई जगह नहीं इमोशंस की, जो जैसे मतलब जो करना चाहिए एकदम कट थ्रोट, ऐसा जनरल इमेज चाणक्य का हमारे मन में है। परंतु आप जब अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है। ही इज अ वेरी, ऑफ कोर्स ही इज कट थ्रोट। हाँ जयदीप। When I go out to the house, Okay. because Okay. I am the washing. Yeah, I will take. सॉरी। तो वो जो कटथ्रोट तो वो है, पर वो बहुत प्रैक्टिकल भी है, और वो लोगों के इमोशंस को भी भली भांति समझते हैं। जो हम EQ और IQ की बात करते हैं, तो जनरल परसेप्शन इज कि चाणक्य में केवल IQ है, EQ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में बार बार आपको झांकी मिलेगी कि कितना डीप और न्यूएंस्ड EQ है चाणक्य का, और दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आचार्यों ने कहा जो दंड आवश्यक है, ये तो मानते हैं चाणक्य भी, परंतु ऐसा साधन दंड के ही उपयोग से सबको हम वश में कर सके, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, देयर इज अ न्यूएंस टू इट। एंड व्हाट इज दैट न्यूएंस? ही सेज तीक्ष्ण दंडो ही भूतानां उद्वेजनीयः मृदु दंडो परिभूयते। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, या छोटा सा दोष हो, उसके लिए बहुत ज्यादा दंड दिया जाए, वो लोगों को एजिटेट करता है, उनको डिससैटिस्फाई करता है, गुस्सा दिलाता है। ठीक है, ये तो ज्यादा तीक्ष्ण दंड की बात। और मृदु दंड, अगर आप बड़े क्राइम के लिए भी, बड़े दोष के लिए भी कोई ऐसे छोटे सा हल्के से छोड़ दो, ठीक है, जो भी दोष है उसके उपयुक्त नहीं, पर छोटा मृदु दंड, इजी, बहुत ही इजी रहो, बहुत ही लैक्स रहो, तो उसे क्या होता है? परिभूयते मतलब यू विल बी ओवर पावर्ड। परिभवती मतलब यू ओवर पावर, एंड परिभूयते इज टू इज कि कोई आपको कॉजेस टू बी ओवर पावर्ड। ठीक है, व्हाट कॉजेस टू बी ओवर पावर्ड? मृदु दंड। तो ही सेज कैसा दंड होना चाहिए? दंड तो ठीक है, पर बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं और लैक्स भी नहीं। द वर्ड ही यूजेस इज अथा अर्ह दंड पूज्य। एप्ट दंड, यथा अर्ह, यथार्थ, जितना देना चाहिए उतना ही दंड देना चाहिए। क्यों? सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड प्रजा धर्मार्थ कामई ही योज्यति। क्योंकि अगर सुविज्ञात ढंग से दिया हुआ जो दंड है, आप अपने जस्टिस डिलीवरी को अगर आप ढंग से करो, पनिशमेंट या पुरस्कार ढंग से दो, समझ कर दो, तो क्या होगा? आपकी प्रजा जो है वो धर्म अर्थ काम के कार्यों में लगी रहेगी ढंग से। फेयर दंड, एप्ट दंड, उपयुक्त दंड इज व्हाट ही से। ठीक है, देन आगे वो कहते हैं, अच्छा ये बात हमने एक्चुअली रामायण में, अगर किसी को याद है तो राम जी का जो राम जी जब वो अयोध्या कांड चैप्टर 100 सर्ग जो है, उसमें जब समझा रहे होते हैं भरत को थ्रू क्वेश्चंस, तब वो भी बात कर रही कि तुम बहुत ज्यादा तीक्ष्ण दंड तो नहीं दे रहे, जिसके कारण तुम्हारी प्रजा तुमसे रुस जाए, कि गुस्सा हो जाए, इस प्रकार का दंड नहीं दे रहे। तो ये यथा अर्ह दंड, यथार्थ दंड की बात हर नीतिक शास्त्र में आती है। फिर अगर आप महाभारत में देखो तो शांति पर्व में भी उसका उल्लेख है, इसमें भी उसका उल्लेख है कि किस प्रकार का दंड है। तो उन्होंने कहा सुविज्ञात प्रणीत और दंड, प्रणीत मतलब देना, बस ढंग से समझकर जब दंड दिया जाए तो उससे तो प्रजा रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहती है और अपने अच्छे का जो समृद्धि बढ़ाने वाला काम करते रहती है, अपने काम में मशगूल रहती है। पर अगर ना ढंग से दिया जाए तो क्या होता है? दुष्प्रणीतः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात्वा अज्ञानात् वानप्रस्थ परिव्राजिकान अपि कोपयति किमंग पुनःग्रहस्थान। तो कहते हैं कि दुष्प्रणीतो, कैसा दंड? जो या तो काम या क्रोध में भरकर दिया गया हो या अज्ञान से दिया गया हो। मुझे ये जो मेरे कोर्ट में 2 लोग आए, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, या उसकी आइडियोलॉजी मेरे आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है, कोई भी कारण हो, या उसने मुझे जो ब्राइब देना था वो नहीं दिया,
ऐसा कोई भी काम, क्रोध, अज्ञान के कारण जब कोई दंड दिया जाता है तो उससे क्या होता है, हमने वानप्रस्थ और परिव्राजक उनकी बात कही थी। ये लोग कौन है, जो रिटायर हो गए, है ना, जो सारा का जो संग जिनका त्याग उन्होंने कर दिया है, फैमिलीज को ये कर दिया है, अपनी कामनाओं को बहुत अपने वश में कर लिया है, वो भी क्रोधित हो जाते हैं। कोपयति, उनको भी गुस्सा दिलाता है। क्या, दुष्प्रणीतः, जो अनफेयरली दिया गया दंड हो वो उनको भी अगर गुस्सा दिला सकता है, तो फिर जो नॉर्मल गृहस्थ है उनकी तो बात ही क्या, जिनके सारे कामनाएं कंट्रोल में है, सारे इंद्रियां कंट्रोल में है, उनको भी गुस्सा आ जाएगा अगर अनफेयरली किसी को अनफेयर दंड दिया जाए, तो फिर बाकी सबको तो आना ही आना है। और अप्रणीतो दंड, फिर वो आगे कहते हैं कि एक तो ढंग से दिया गया दंड, एक तो दुष्प्रणीत, जो गलत भाव से दिया गया, अनफेयरली दिया गया दंड हो। तीसरा अप्रणीतो मतलब दिया ही ना जाए दंड, ठीक है चलेगा, बहुत आप, अरे ठीक है, भगवान का आदमी है, जो भी कर लो चलेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, अप्रणीतो ही मात्स्य न्यायम उद्भावयति। मात्स्य न्याय, वो कहते हैं कि अगर आप ना दो ना दंड, अगर ये जस्टिस डिलीवरी की कोई सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा, मात्स्य न्याय। मात्स्य न्याय का अर्थ क्या, मत्स्य मतलब मछली, ठीक है। तो अगर आप नेचर में देखो तो हम क्या कहते हैं कि द स्ट्रॉन्गर सर्वाइव्स, द फिटर सर्वाइव्स। बेसिकली जो कमजोर है, जो अशक्ति, जिसमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन जो है, वो मारा जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, इज व्हाट वी से, राइट। तो मत्स्य न्याय इज बेसिकली दैट। जी प्रदीप जी, इट इज द नेचर्स लॉ, ठीक है, कि जो बलवान है, जो बलशाली है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास से है, वो लोग जो बलहीन है, जो गरीब है, उनको चूस लेंगे, उनको एक्सप्लॉइट कर लेंगे। और तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा, एनार्की कहा जाएगा, कि जो जिसके मन में आए, जो सबसे ज्यादा चीखेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर आप आजकल के जो इंसिडेंसेस चल रहे हैं भारत में, उसको आप देखो तो क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसको लगता है उनपे कोई जस्टिस डिलीवरी, कुछ पनिशमेंट, कुछ काम नहीं करता। एंड सैडली द इंडियन डिस्पेंसेशन इज सच कि वो लोग इतना डरते हैं, क्योंकि उनका आवाज सबसे ज्यादा है, वो लोग एकत्रित बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। वी नो दैट स्ट्रीट पावर बहुत है, वही बल की बात है, स्ट्रीट बल इतना है कि कुछ भी कर सकते हैं। इसके कारण क्या हो गया है, जो बलहीन है, जो स्ट्रीट पावर नहीं दिखाते, उनको वो दबाए जाते हैं टू द एक्सटेंट कि स्टेट को भी दबाया जाता है। स्टेट को भी हिम्मत नहीं होती है कि कुछ भी आप पनिशमेंट दे सको। ये भी मत्स्य न्याय की सिचुएशन, जब लॉ एंड ऑर्डर ही ना रहे, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना हो, हर प्रकार की एनार्की जब सोसाइटी में फैल जाती है, उसको मत्स्य न्याय की सिचुएशन कहा जाता है। और वो कब होती है, जब कोई दंड देने वाला ना हो या दंड देता ना हो। अगर कोई गलती करता है और उसे दंड ना मिले, अगर समाज के सामने प्रेसिडेंट ना सेट हो, तो गलत प्रेसिडेंट सेट होगा ना। यू नो कि स्ट्रीट पावर के बल पर आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, और उसके कारण हर परिस्थिति में, हर बार वो लोग वो शस्त्र आपके खिलाफ यूज किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं है, नथिंग अप्लाइज ऑन अस, राइट। दैट इज द एनार्की दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. So what happens in that Matsya Nyaya? He says, बलियान अबलम ही ग्रसते दंडधर अभावे. दंडधर अभावे, दंडधर जो न्याय देने वाला व्यक्ति हो, वो न्याय देने वाली सिस्टम जो हो, उसके अभाव में क्या होता है, बलियान जो शक्तिशाली है, जो हम बात कर रहे थे, क्या करता है, अबलम ही ग्रसते, वो जो शक्तिहीन है उसको खा जाता है, उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स. तेन गुप्तः प्रभवति इति. तेन गुप्तः प्रभवति इति. तेन गुप्तः मतलब क्या, दंडधर से, गुप्तः प्रोटेक्टेड, प्रभवति इति. परंतु अगर दंडधर हो और उससे प्रजा सुरक्षित हो, सही समय पर जिसे दंड देना चाहिए उसे दंड मिले, जिसे दंड नहीं देना चाहिए उसे दंड ना मिले, तो उससे क्या होता है, प्रभवति, समाज की, राष्ट्र की प्रगति होती है, समृद्धि बढ़ती है, ठीक है. दिस इज व्हाट ही सेज. सो देन ही सेज,
चाणक्य से चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वर्त्मसु। जब राजा सही से दंड का उपयोग करे तब क्या होता है, प्रजा अपने काम में रहती है और सही मार्ग पर रहती है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ दंड। क्या है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट? यथा अर्ह दंड, यथार्थ दंड। परंतु दंड उपयुक्त है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, वो कैसे पता चले? हाउ डू वी डिसाइड? आज तो चलो कैसे तो उसके लिए आपको वी हैव धर्मशास्त्र एंड ऑल दैट व्हिच गिव यू अ गाइडेंस, पर इवेंचुअली जो डिसीजन है वो तो हमेशा सब्जेक्टिव ही रहेगा। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिविटी उसमें आप ला सकते हो, तो वो कैसे हो? दैट इज द होल पॉइंट ना। यथार्थ मतलब क्या, और हाउ डू वी नो कि जो राजा है वो यथार्थ दंड देने के का सामर्थ्य उसमें है? दैट्स द ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन, and then we go, and that is what we'll cover in the next chapter, which is Vruddha Sanyoga. But before I go there, any thoughts, any prashna? या मुझे क्वेश्चन था जी कि was the dand fact based or majority opinion based? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। फैक्ट बेस्ड या मेजॉरिटी बेस्ड? आप मुझे बताओ, अगर यथार्थ दंड हो तो वो कैसा होना चाहिए? कैन इट जस्ट बी मेजॉरिटी बेस्ड? आप जूरी सिस्टम की बात कर रहे हो ना, दैट काइंड ऑफ ये। वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, तो यथार्थ दंड की जब बात होती है, इट कुड बी एनी सिस्टम फ्रैंकली, पर टू एंश्योर कि वो जो है वो फेयरली दिया जाए। अच्छा, अभी हमारे यहाँ राजाओं की सिस्टम थी, तो इवेंचुअली राजा के हाथ में था कि क्या दंड देना, क्या दंड नहीं देना। दैट वाज अ कोर, ही वुड टेक सजेशंस। जो मंत्रिमंडल होता है, जो पुरोहित होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन सबसे मंत्रणा होती है अनडाउटेडली। आपके गुप्तचर होंगे, वो आपके लिए फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, आपका जो न्याय तंत्र होगा आपके लिए फैक्ट फाइंडिंग करेगा, मंत्री होंगे, ये सब होगा। परंतु इवेंचुअली दंडधार, हमारे इसमें ये था कि राजा जो है वो दंडधारी होता था, तो इवेंचुअली उनके नाम पे वो है, वो जस्टिस डिस्पेंसेशन करेंगे। नाउ ही कुड डेलीगेट इट टू हुएवर ही वांटेड, ये हो सकता है, बट स्टिल द वीटो विल रिमेन विद द किंग। ठीक है, तो इट वाज नॉट वन सिस्टम वर्सेस द अदर। और एटलीस्ट इसमें जो चाणक्य कह रहे हैं वो तो राजा के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, कि राजा के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि उससे कैसे ये करना चाहिए। परंतु जब बहुत सारे जनपद होते हैं तो वहां पर कदाचित गगन जी ये मेजॉरिटी वाली सिस्टम होती होगी, बट आई एम श्योर वहां पर भी फैक्ट बेस्ड कुछ तो होना ही चाहिए होगा ना, नहीं तो आप यथार्थ का पता कैसे लगा सकते कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? कांट जस्ट बी सब्जेक्टिव ऑन मेजॉरिटी, और एटलीस्ट दैट इज नॉट व्हाट द शास्त्र से, दैट इज नॉट द राइट वे विदाउट ऑब्जेक्टिविटी। बट देन दैट्स द क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिविटी को कैसे लाओ, कैसे हम ऑब्जेक्टिविटी ये करें, क्योंकि सब्जेक्टिविटी तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। वो बायस कैसे निकाले? वी ऑल कम विद अ बायस। गगन जी, does it sort of answer your question? I mean, this... yeah it does. मेरा फॉलो अप क्वेश्चन भी है कि फैक्ट बेस्ड होगा तो तब तो पेपर ट्रेल्स इतने होंगे नहीं, तो वो लोग फैक्ट कैसे फाइंड आउट करते होंगे? That's a good question, but I'm sure उनके स्पाइस वगैरह होंगे ना, वो हम आगे देखेंगे कि राजाओं को किस तरीके से अपने वॉचफुल ध्यान रखना चाहिए। चक्षु जो है वो कहते हैं कि स्पाइस जो है, चारण, वो अपने वो राजा की आंखें हैं और वो हर जगह फैले होते थे। तो राजा के अपने अपने सिस्टम्स होते थे। ऑफ कोर्स बाकी इसमें तो जो कुछ, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ, या किसी को कन्विक्ट या कर रहा है कि कोई कुछ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर भी कुछ तो चलता होगा ना, प्रूफ फाइंडिंग कुछ तो चलता ही होगा वहां पर भी। बट बाकी स्पाई नेटवर्क यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और एटलीस्ट दैट इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। और ये चारणों की बात आप वो भी हर जगह देखते हो, रामायण में भी देखते हो, महाभारत में भी देखते हो। इनफैक्ट आपने पूछा है तो दैट रिमाइंड्स मी कि जब शूर्पणखा का जब नाक वो काटा गया, तो ये तो सब जनस्थान में हुआ था। रावण जो था वो तो लंका में था, रावण को तो कुछ पता नहीं था यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो वो
उसके कजिन भाई थे, खरदूषण वो लोग थे। तो जब शूर्पणखा जाती है लंका, तो और वो देखती है कि रावण तो मस्त इसमें है, ही हैज नो क्लू क्या हो गया है कि इतने 14,000 सैनिक, 14,000 राक्षस उसके जनस्थान में मारे गए। राम नामक एक अयोध्या का राजकुमार है, उसने आके इतना तबाही कर दी, और वहां पे रावण को तो कुछ अता पता नहीं है, ही इज बिजी हैविंग फन, ठीक है। और शूर्पणखा उसे कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि मतलब बेसिक दंड नीति का, नीति शास्त्र का ये है कि आपको सब पता होना चाहिए कि आपके आधिपत्य में जो भी जगह है, जो भी रीजन है, उसमें क्या क्या पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको हर जगह अपनी आंखें खुली रह के पता करना चाहिए, और वो कैसे पता करोगे, अपने स्पाइस के थ्रू, और आप ये भी नहीं कर रहे। तो दिस इज, आई मीन, नॉट कंप्लीटली रिलेटेड बट एन इंटरेस्टिंग पार्ट, कि शूर्पणखा रावण को कहती है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम जो राजा का कार्य है वो सही से नहीं निभा रहे। एनीवेज, ऑफ टॉपिक। जयदी, आप क्या कह रहे हो? Can it not be based on greater good, like Gita says, Nyaya based on what brings good in the larger perspective. So that is what the purpose is, ना, कि आपको wrong precedent set नहीं करने हैं। तो greater good मतलब क्या? कई बार तो justice is about just two families fighting, two people fighting, और उसमें भी आपको दंड ये करना है, because eventually you are, every case that you tackle is setting a precedent। इसलिए आप देखो, अगर अभी भी हमारी जुडिशरी की बात करें, तो जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, दे आर वर्थ लिसनिंग टू। दे से अच्छा यही सिचुएशन में बाकी किसी ने क्या कहा था, तो वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था, ठीक है। द अदर इज प्रेसिडेंट सेटिंग। कैसे होता है कि अगर किसी जज ने किसी केस में, जहां पे कुछ बहुत क्लियर राइट एंड रॉन्ग या व्हाइट एंड ब्लैक ना हो, और कुछ ग्रे एरिया हो, उसमें किस तरीके से दंड दिया, दैट बिकम्स अ प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी परिस्थिति आती है, तो द नेक्स्ट जज कैन से, अच्छा वो प्रेसिडेंट था तो आई कैन प्रीटी मच फॉलो इट। ऑफ कोर्स ना भी कर सके, बट प्रेसिडेंट के द्वारा फिर जो वकील है वो भी आर्ग्यू करते हैं कि उस केस में ऐसा हुआ था। जैसे अभी वो जो हिजाब वाली बात चल रही है, तो आप देखो, जो प्रोसिक्यूशन जो गवर्नमेंट की तरफ से थे, उन्होंने क्या कहा कि अरे केरला हाईकोर्ट में जब ये बात आई थी हिजाब की, तब केरला हाईकोर्ट ने उसको बैन किया था, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा, तो व्हाट डिड द ये लोग जो थे, उन्होंने क्या कहा, कामत ने क्या कहा कि ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने बैन किया था, ये प्रेसिडेंट तो सही है, परंतु वो किस परिप्रेक्ष्य में था, जो स्कूल थी वो क्रिश्चियन स्कूल थी। एंड अपने भारत में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं, जो बाकी स्कूलों को नहीं होते, जो हिंदू स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है उनको नहीं होते। तो ही सेड कि जो क्रिश्चियन स्कूल है, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल है और माइनॉरिटी है, इसलिए उसको राइट है बैन करने का। तो ही सेज दैट प्रेसिडेंट itself is wrong. Okay, anyways, I'm going on a tangent, but the point is कि प्रेसिडेंट्स इस तरीके से भी सेट होते हैं। पर आमी जी, जैसे ग्रेटर गुड की जब हम बात करते हैं, तो मैं ना उसको वैसे देखती हूँ, एक रिसर्च का मेथड होता है सिस्टमिक थिंकिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो। तो सिस्टमिक थिंकिंग में मार्केटिंग में हमें पढ़ाया जाता था, बट इट इज अप्लाइड ऑन एनी काइंड ऑफ सिस्टम अवेलेबल। पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, जियोग्राफिक और व्हाटएवर। तो उसका ये है कि हर एक चीज जुड़ी हुई है 10 और चीजों से। तो अगर अगर किसी चीज का रूट कॉज पता करना है, तो आप वो नैरो डाउन करते जाते हो टू द पॉइंट वेयर इट इज स्टार्टिंग, एंड यू फिक्स दैट, सो ऑल द अदर सिस्टम्स आर फिक्स्ड। तो दैट वे मैं उसको उससे रिलेट करती हूँ, जो ग्रेटर गुड वाली बात होती है कि मान लो अगर दो फैमिलीज के बीच में फ्यूड हुई है, और आपको एक जने का आपको कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसा डिसीजन जिससे आपने बोला ना कि आप एक वो सेट करते हो प्रेसिडेंट्स, और आप मतलब इवन सब्जेक्ट्स की नजर में आप वो भी ग्रेटर गुड देखते हो कि ये चीज दोबारा रिपीट ना हो किसी और फैमिली में, तो उस टाइप का डिसीजन मेकिंग। तो अगर वैसे देखा जाए किसी भी डिसीजन को ग्रेटर गुड के कॉन्टेक्स्ट में, तो तब तो फिर इजी हो जाएगा, मतलब डिसीजन लेना। उसमें फिर यू हैव योर बेसिक setup that you have to do something which brings benefit to the majority of majority of people. तो नहीं, तो जयती एकदम सही कह रहे हो। इसलिए देखो, शुरुआत में वो दंड को जब एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या कहते हैं कि लोकायत के योगक्षेम का साधन, जीवन निर्वाह सोसाइटी में ढंग से हो सके, अर्थ की वृद्धि हो,
जो अर्थ की वृद्धि हो रही है वो सही जगह लगे, मतलब आपकी समृद्धि हो रही है, इस सब का Exactly. ये सब ढंग से हो सके उसके लिए दंड का उपयोग होता है ना। तो इट्स एग्जैक्टली दैट, इट इज फॉर लोक संग्रह, कि you need law and order for lok sangrah. It is not an individual, though it is based on individuals कि आप individuals के लिए justice dispense करते हो, but overall the purpose is to maintain law and order in the society so that the pragati happens. That is the whole aim. So you are bang on this. Yeah. That is the purpose, or that should be the purpose, and an ideal king would do it that way. That's what Chanakya is saying. Yeah, and Ramji did the same. Matlab, he made some tough choices with his life, personal life, but he set a precedence for greater, like अपनी उनके लिए subjects के लिए उन्होंने करा था. इनफैक्ट जो ये हमने 18 वाला पढ़ा कि एक वो कह रहे हैं कि जब वो ना दो दंड आप तो मात्स्य न्याय होता है, फिर उसके बाद कहते हैं वो तेन गुप्तः प्रभवति इति. प्रभव मतलब प्रोग्रेस, प्रभव मतलब तरक्की होना, प्रगति होना. तो वो कहते हैं कि जो दंड से सुरक्षित है जो समाज, उसकी प्रगति होती है, राजा के दंड से संभव होती है. तो ये बैंक ऑन इट इज फॉर लोक संग्रह, एसेंशियली लोक यात्रा ढंग से निर्वाह उसकी. अमित, जब हम लोग देखते हैं दंड संहिता, जो हम लोग का जो पूरा सिस्टम था, जैसे किसी ने अभी पहले बोला, हमें नाम नहीं याद आ रहा, गगन जी ने शायद बोला था कि जनपद है, आपने भी बोला था जनपद है, तो लेकिन तब भी जनपदों का मतलब यही था कि लोकल, जैसे अभी है लोकल गांव के ग्राम पंचायत में होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, तब भी राजा थोड़ी सब कुछ करता था. तो जनपद में क्या हो रहा है उसकी खबर वो रखता होगा, बट ही वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, बट अल्टीमेटली द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी एंड राइट्स ले विद द किंग. ऐसा होता है ना, बिकॉज यू कांट हैव द राजा डूइंग ऑल द थिंग्स. राजा सब कुछ नहीं करेंगे, वो बात सही है, बट इवेंचुअल ओनस इज ऑन हिम. पूनम जी, ओनस इज ऑन हिम. बट अच्छा, और दूसरी बात, हम लोग ने बहुत सी कहानियां सुनी है, पढ़ी है, कि राजा कई बार जैसे उनके गुप्तचर जाते थे, घर घर में देखते थे छोटे छोटे लोग, वो आजकल भी हैं, और तब कई बार राजा भी जाया करते थे खुद भेजकर. हाँ सही है एकदम. यहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम होती थी. और जो उन्होंने बोला हाउ वाज इट डिसाइडेड, एक उसका एग्जांपल मिलता है, और मिलते हो तो पता नहीं है, जब वो लोग डिसाइड करते हैं, वो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच का होता है कि प्रजा को डिसाइड करना है. नहीं, वो है नहीं एक्चुअली महाभारत में. नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन दैट इज वन एग्जांपल, इवन इफ इट इज नॉट रियल, इवन इफ इट इज साइटेड इन स्टोरीज, क्योंकि बहुत सारी हम लोगों ने दंत कथाएं सुनी. जी. वो हुआ या नहीं हुआ, वी डोंट नो, बट इट मेक्स सेंस कि जब आप किसी ने कोई गलती करी, अगर हमने जानबूझकर, अभी भी है इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, इवन फॉर थिंग्स लाइक मर्डर्स, इट इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल. जी एब्सोल्युटली, वो सब तो द राजा विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट. करेक्ट, दैट हैज टू बी बिल्ट इन. करेक्ट. और अभी जो आपने कहा फॉर मेजर गुड ऑफ द मेजॉरिटी, तो ज्यादातर तो आजकल वर्ल्ड ओवर मेजॉरिटी का गुड कोई नहीं देख रहा है. Because I'm in USA, I see it day in and day out. Abhi yesterday I was listening to the recording from one of the. अब यहाँ पे caste-based accusations होंगी, which has become legal. और आजकल क्या हो गया पूनम जी, इट्स बेसिकली जो सबसे ज्यादा आवाज करता है, जो बेसिकली कह रहे हैं ना चाणक्य, हाँ, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, जो सबसे ज्यादा बार्किंग डॉग गेट्स द बोन. एग्जैक्टली, आजकल ऐसा हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो राज, आगे चल के हम देखेंगे कि कैसा राजा हो, और वो राज ऋषि की बात करते हैं, जो हम आगे देखेंगे. अभी आपके जो प्रश्न है ना, वो सब उसमें आएंगे कि किस तरीके से आप वैसा कर सको, क्या कौन ऐसा राजा हो जो इस तरीके से यथार्थ दंड दे पाए. सो दैट विल कम टू. बट एकता जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आई वांट टू एड्रेस दैट, which is on, was there a guidance around that? ऐसा कोई पुस्तकें होती थी क्या जिसके द्वारा आप ये कर सको, जिसके द्वारा जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, पीनल कोड वगैरह, ये जो सारा है, इससे हमें पता चलता है कि आप आपको किस फ्रेमवर्क में रह के दंड देना है. हमारे जो धर्मशास्त्र है, जो स्मृतियां सारी है, जिसमें मनुस्मृति आ गई, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर स्मृति है, बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं. इन सबका इवेंचुअल गोल तो यही है
इस सब में दिया गया है कि कैसे कैसे एक्चुअली दे गोइंग टू अ लॉट ऑफ डिटेल। अगर आप मनुस्मृति देखो तो उसमें किस दोष के लिए, किस क्राइम के लिए किस प्रकार का, एटलीस्ट रिलेटिवली किस प्रकार का दंड होना चाहिए, ये उसमें आता है। इनफैक्ट अर्थशास्त्र में भी हम आगे देखेंगे। सो देन दिस सर्व्स एज द गाइडेंस फॉर द किंग टू से अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करो। और हर एक राजा, और रादर आई वुड से हर एक डायनेस्टी का अपना अपना कुछ ना कुछ होता था इन दिस रिगार्ड, कि कोई ना कोई ऐसा शास्त्र हो या अपना हो। इसीलिए तो इतनी सारी स्मृतियां भी है। देयर इज नो वन स्मृति, भले हम मनुस्मृति की बात करें, पर इसीलिए इतनी सारी स्मृतियां हैं क्योंकि हर एक डायनेस्टी का अपने हिसाब से वो लोग लेते थे। अच्छा, और एक चीज, इसमें ऐसा नहीं था कि राजा अकेले अकेले सब कर रहा है। ही वुड गेट गाइडेंस फ्रॉम धर्म गुरुज। तो एक तो गुरु होते थे जो उनके गुरु है, बट उसके अलावा जो वेद शास्त्र में निपुण हो, जो धर्म शास्त्र में निपुण हो, ये सब जो है, जो नीति शास्त्र में निपुण हो, ऐसे उसके करीबी मंत्रिमंडल में होते थे who would advise him कि क्या करना चाहिए। तो while the onus lay on him, it was through all these supporting things that helped him actually dispense and give न्याय। फिर प्रदीप जी कह रहे हैं साम दाम दंड भेद इज सेम एज दंड नीति। हाँ, साम दाम दंड भेद काफी जगहों पे आया। आप कमंड किया देखो, आप और जगहों पे देखो तो बहुत जगह साम दाम दंड भेद की बात होती है। रामायण में साम दाम दंड भेद की बात होती है। इसमें भी आप देखोगे चाणक्य भी उसके बारे में बात करते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। आर वी गुड ऑन दिस? एनी अदर प्रेसिंग क्वेश्चन? ओके, ठीक है। सो देन 5वां अध्याय विच इज वृद्ध संयोग। अच्छा, अब वो, अभी तो उन्होंने दंड की बात करी, अब वो आगे कह रहे हैं तस्मात् दंड मूलो अस्ति दंड मूलः तिस्रो विद्याः विनय मूलो दंडः प्राणभृतां योगक्षेम आहवहे। योगक्षेम आवह। तभी उन्होंने कहा कि आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता जो है, इसका जो मूल है, इसके योगक्षेम ये ढंग से हो पाए, इसका साधन क्या है? इसका साधन है दंड। तो इनका मूल दंड है, पर दंड का मूल क्या है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये हमारे सबके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल राजा के लिए नहीं। ही सेज विनय मूलो ही दंड, विनय मूलो दंड प्राणभृताम योगक्षेम आवह। विनय, विनय के बहुत सारे मतलब होते हैं और वो सारे यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेबल होते हैं। एक विनय का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। द अदर विनय का और एक अर्थ होता है प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग थ्रू विच यू गेट सेल्फ डिसिप्लिन। सही से एजुकेशन हो, आप सही से डिसिप्लिन हो। विनय का अर्थ ह्यूमिलिटी भी होता है, कि ह्यूमिलिटी हो दैट यू डोंट नो एवरीथिंग एंड हेंस यू शुड ट्राई एंड फाइंड आउट मोर, ठीक है। तो ये भी होता है। अच्छा, जस्ट गोइंग बैक टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन जो गगन जी ने पूछा एंड जयती भी जो कह रही थी, जो हम ऑब्जेक्टिविटी कैसे पता करो कि उसमें कुछ सब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी कैसे पता करो? तो एक तो वो धर्मशास्त्र का सपोर्ट, चारण, ये सब तो थे, परंतु राजा का खुद का ऑब्जेक्टिविटी कैसे डेवलप हो, वो हमने शुरुआत में देखा था आन्वीक्षिकी। इसीलिए द स्ट्रेस ऑन आन्वीक्षिकी, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, द साइंस ऑफ थिंकिंग क्लियरली, जिसमें हमने देखा था चार्वाक दर्शन भी था, सांख्य भी था और योग भी थे, और सबके अपने 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 रोल हैं दिमाग को डेवलप करने में, which we had seen. So I just thought I'll go back to that. Anyway, so विनय मूलो ही दंड प्राण भृतान योगक्षेमावह। एक राजा जिसको अपने राज्य में वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, योगक्षेम चाहिए, उसको दंड तो देना चाहिए, पर वो दंड किसके पर बेस्ड हो? वो विनय पर बेस्ड हो, सही ट्रेनिंग, सही डिसिप्लिन पर बेस्ड हो, तभी ही वो फेयरली दंड का डिस्पेंसेशन कर पाएगा। पर ये जो डिसिप्लिन की बात है, जो ट्रेनिंग की बात है, वो कैसे आए? तो यहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं, सॉरी, वी आर ऑन पेज नंबर 29 बाय द वे, 29, 5वां, पहले अधिकरण का 5वां सबसेक्शन और उसका 3रा श्लोक। कृतकः स्वाभाविकः च विनय।
वो कहते हैं विनय जो है ना, जो ट्रेनिंग डिसिप्लिन ये सब जो है जो एक व्यक्ति के अंदर हो, वो 2 प्रकार की होती है। कृतकः डेवलप्ड, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नली आप प्रयत्न करके पढ़ के जो भी करके ट्रेनिंग लेके आपको डेवलप हो। सेकेंड ही से स्वाभाविक, जो इंटरनल है, सम ऑफ इट विच वी आर बॉर्न विद, द क्वालिटी ऑफ आवर बुद्धि, मन, चित्त, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, ये दोनों ही आवश्यक है सही से विनय डेवलप करने के लिए। फिर वो आगे कहते हैं, ये मैं मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ये शुरुआत में डिस्कस किया था कि हम ये सोच रहे थे, एक आई थिंक वो उन्होंने पूछा था ना कि किसी को भी, कोई भी ये पढ़ सकता है क्या, कोई भी पढ़ के डेवलप हो सकता है कि, तब हमने बात कही थी नहीं ऐसे नहीं है, देयर इज समथिंग इनहेरेंट अ पर्सन स्टिल नीड्स टू हैव। तो उसके लिए वो आगे कह रहे हैं चाणक्य, क्रिया ही द्रव्यम विनयति न तो अद्रव्यम, कि आप कोई भी चीज को ट्रेन करना चाहो, अगर आपको मेटल है, मेटल को आप मैलेबल करना चाहो तो जिसमें वो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी वही होगी, है ना। अगर आप पत्थर को मैलेबल करना चाहो तो वो टूट जाएगा। तो आप सेम एक्शन डन ऑन अ गोल्ड विल मेक इट लचीला, विल गिव यू शेप। द सेम एक्शन डन ऑन अ स्टोन क्या होगा, टूट फूट करना, भुक्को थक जाए, जैसे हम गुजराती में कहते हैं, है ना। सेम एक्शन। So what is important? The inherent quality, the swabhavikaha is also very, very important. So then he आगे ही says, ये actually मैं slide पे भी डालती हूँ, but I'll read it once. शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान उह उपाओह तत्व अभिनिविष्ट बुद्धिम विद्या विनयति न इतरम। तो वो कहते हैं कि बुद्धि, हमारे शास्त्रों में ना बुद्धि के 8 गुण हैं। ठीक है, बुद्धि के 8 गुण हैं। वो कहते हैं कि ये जो 8 गुण है वो अभिनिविष्ट बुद्धि, जिसमें ऑलरेडी वो बुद्धि है, उसको ये सब करके समझ आएगी, उसकी ये सारे जो गुण है वो डेवलप होंगे। So buddhi which is endowed with some of these qualities can be trained, but a buddhi which is not endowed with all these qualities will not be, we cannot train that person। जिसमें ये जो 8 गुण है वो है ही नहीं, तो उसको ट्रेन नहीं कर सकते। पर ये 8 गुण कौन से हैं, तो लेट्स लुक दैट। मैं स्लाइड दिखाती हूँ ताकि आप लोग ढंग से वो समझ पाओ। एक सेकेंड, आप लोग देख पा रहे हो? हाँ जी। Yes. तो शुश्रूषा, श्रु, श्रवण, कान से रिलेटेड। तो बेसिकली शुश्रूषा इज अ डिजायर टू हियर। अच्छा, और एक बात, शुश्रूषा जो शब्द है उसको हम सेवा के तौर पे भी यूज करते हैं, कि किसी की सेवा करना। द फर्स्ट स्टेप टू किसी की सेवा करना ये है कि वो क्या कह रहे हैं वो सुनो तो सही, उनको क्या चाहिए वो सुनो तो सही। तो शुश्रूषा इन टर्म्स ऑफ बुद्धि का क्वालिटी इज अ डिजायर टू हियर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर किसी में वो ही ना हो, सुनने की ही ये ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, तो आगे का कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड इज द क्वालिटी ऑफ हियरिंग, श्रवण। वन इज द डिजायर टू हियर, द अदर इज द हियरिंग इटसेल्फ, कि सुनो तो सही तो ही अंदर जाएगा ना, पर वही सुनने की ही क्षमता नहीं है, सुनने का डिजायर नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है। ग्रहणम, सुन तो लिया, पर क्या सुनकर बुद्धि में वो दम है कि वो ग्रास्प कर पाए कि क्या कहा जा रहा है, कि उसका अर्थ क्या है, जो सही अर्थ है वो ले रहे हैं या गलत अर्थ ले रहे हैं। जैसे है वो गीता जब पढ़े तो एक जन समझेगा कि अरे ये तो भाइयों को लड़ाने की बात है, और दूसरा जो है वो उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझ पाएगा, है ना। तो वो बुद्धि की क्वालिटी है। तो वो क्या ग्रहण करने की क्वालिटी है क्या उस व्यक्ति या उस जो युवराज है उसमें। अच्छा, सुन तो लिया, समझ तो लिया, बट उसको रिटेंशन भी तो करना पड़ेगा, उसको ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, उसको याद तो रखना पड़ेगा। सो धारण करना कोई भी वस्तु, द रिटेंशन, दैट इज द फोर्थ वन। फिफ्थ इज विज्ञान। अच्छा, समझ लिया, सुन लिया, आ गया, बट
उससे क्या ढंग से समझ में आ गया है, in the sense that you are now able to even apply it. That is Vijnana. It is taking understanding to a level higher. Then is ऊहा. आपको किसी ने कहा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, दिस इज द थ्योरी, ये दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। तो तब तो आपने सुन लिया। अगर आपको कोई कह रहा है कि वेरी सिंपल, जो सूर्य है वो दक्षिण से उदय होते हैं, ठीक है, तो आपने सुन लिया, आपने समझ लिया कि हाँ, आपको समझ आ गई कि वो वहां से आता है, आपको ध्यान में भी समझ आ गया, आपको सूर्य क्या है ये सब समझ आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अच्छा वो उदय होते हैं इसलिए धूप आती है, संसार चलता है, ये सब समझ में आ गया। पर फिर आप कहोगे, उसके आप सोचोगे कि अरे क्या मेरे रेगुलर एक्सपीरियंस में ये सही है क्या, मुझे तो वो ईस्ट से आते दिख रहे हैं। नाउ आई एम गिविंग अ वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल जस्ट टू, ये है ना, कि एक बार आपको मन में आ भी गई वो बात, देन यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, यू डेलिबरेट ऑन इट। जब आप सोचना शुरू करोगे तब यू विल हैव डाउट्स। डाउट्स जब आएंगे तो या तो वो जो आपने समझा है उसको कहोगे नहीं नहीं दिस इज नॉट वैलिड, या कहोगे नहीं दिस इज वैलिड। Now, once you understand this is valid, then you go to the level higher and you actually understand the essence of it. ठीक है, तो taking your understanding to a level higher. Basically, not even to say कि क्योंकि सुना है इसलिए सब मान लिया. See, that is the beauty here. कि केवल सुना इसलिए मान लिया नहीं, वो कह रहे हैं कि उस पर deliberate करके क्या सही है क्या गलत है, उस सब की समझ आप कर पा रहे हो क्या? Is your brain capable of doing that? Is the बुद्धि capable of doing that? तो these are the 8 things. और वो कह रहे हैं कि ये होता है लोगों में, जिन और रादर जिनमें ये होती है बुद्धि की ये 8 गुण इन सम फॉर्म, इन सम मेजर, वो ही व्यक्ति को आप विनयति, उसको ही आप ट्रेन कर पाते हो। जिसमें ये नहीं है, वी नो राइट, 50 इयर्स का एक यंगस्टर हमारा पॉलिटिकल इसमें अब नहीं है, क्या करो, नहीं है समझ, कितना भी आप ट्रेन करो नहीं आएगी। तो दैट इज द होल पॉइंट, है ना, कि थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, नहीं है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। द्रव्यम विनयति क्रिया न तो अद्रव्यम, तो बेसिक एसेंस तो बुद्धि का होना चाहिए, उसी को ही समझ आएगा। इनफैक्ट आप देखो ना, तो हमारे कितने सारे जो धर्मशास्त्र है, इनफैक्ट गीता में, गीता के जो लास्ट 2-3 श्लोक है ना, उसमें ही आता है इति गुह्यतरम गुह्य, कि मैंने तुमको एक बहुत गुह्य बात बताई है, ये आप सबके लिए नहीं है, ये जो ज्ञान है ये भी सबके लिए नहीं है। क्यों हमारे बहुत सारे शास्त्र ऐसे कहते हैं? क्योंकि एवरी शास्त्र दैट वी हैव ना इज एट मल्टीपल लेवल्स। एक वो लौकिक लेवल पे है, आधि भौतिक लेवल पे है, आधि आध्यात्मिक लेवल पे है, आधि दैविक लेवल पे है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग है। नॉट एवरीबडी इज एबल टू ग्रास्प दैट। आज भी अगर हम देखें तो अगर हम हर चीज को लिटरली लेने लगे तो वी नो दैट अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन एवरी रिलीजियस टेक्स्ट, not even restricted to Indian या हिंदू, has an element of allegory. अगर उस एलिगोरी को हम आज की दृष्टि में, आज के टाइम पे, समय, आज के देश काल में लिटरली लेने लगे तो क्या होगा? वी हैव सीन पीपल डू दैट। तो वो समझ होनी चाहिए ना कि क्या लिटरल है क्या नहीं है, क्या आज एप्लीकेबल है क्या आज एप्लीकेबल नहीं है, जो भी। तो इसके लिए वो कहते हैं कि ये शास्त्र सबके लिए नहीं है, ये कई बार आता है, उसी के लिए है जो गुरु द्वारा, जब गुरु को लगे कि हाँ अब मैं ये शास्त्र दे पाऊंगा, तब वो सही टाइम है। और इसलिए जब हमारी गुरु शिष्य परंपरा जब होती थी, तब ऐसा नहीं होता था कि हर एक शिष्य को गुरु से हर ज्ञान मिले। गुरु डिसाइड करते थे, सोचते थे कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, किसका क्या सामर्थ्य है, उस हिसाब से ज्ञान दिया जाता था। और अगर हम वैसे देखा जाए तो जो वर्ण व्यवस्था जो थी, उसका भी कहीं कहीं तो यही होता था कि जो राजसिक तत्व वाले हैं, who have more action in them, who have lot of bravery in them, उनको क्या सिखाओ आप? अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दो। क्यों दो? along with धर्म क्यों दो? ताकि वो रक्षा कर सके। जिनकी बुद्धि चपल है, समझ आता है वार्ता की बात क्या है, समझ आती है, पैसे समझ आते हैं, उनको उस हिसाब का ज्ञान दो। कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ में कला है, जो फिजिकली काम कर पाते हैं, who are extremely good at that. ये सारा abstract thinking, धर्म, ये वो, that is not for them. They have that हाथ में कला, उसको उस तरीके से आप डेवलप करो जो हम वोकेशनल की बात करते हैं। और आज हम वो we look down upon a वर्ण व्यवस्था, of course there were huge issues with that when it became birth based, so not going there. पर आज भी अगर आप काफी सारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स देखो ग्लोबली, तो यहाँ पे ये फर्क देखने मिलता है। जर्मनी में, एंड मनन यू कैन टॉक मोर अबाउट इट, जर्मनी में तो बहुत क्लियर है, जब बच्चे बड़े हो रहे हो ना, तो देयर इज एन असेसमेंट, इवन टीचर्स देखते हैं कि कौन कहाँ पे है।
So they will pull out students जो उनको लगता है कि नहीं ये बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, उनको आप कारपेंट्री करा दो, उनको आप हंटिंग करा दो, उनको आप बेकिंग करा दो. क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाई डू वी नीड दिस? फॉर जीवन निर्वाह, फॉर वृत्ति, फॉर आजीविका. आप उनको उस तरीके से ट्रेन करो. Not everybody needs to do everything. Not everybody needs to be an engineer. Give them what they inherently have, the quality of their brain. Clear? मुझे ये बात बहुत पसंद है, इसलिए I'm spending some time on this, but I hope it's clear to everybody. Yes, so in Germany when you are 8 years old, उसके बाद वो लोग 3 स्ट्रीम में डिवाइड कर देते हैं तभी से. And as you said, most of them go for arts, carpentry and everything, and they consider it very normal and progressive. और वही चीज यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे. So yes. Actually, there is one more community like this. US में, I don't know about Germany, because this is a Jewish community called the Amish community. Yes. If you guys know about them, उनके यहाँ पर एजुकेशन सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक ही होता है, बट कैसा होता है वो कि इट्स एन ओपन क्लासरूम कि बच्चा अगर बोर हो गया, ही गोज हंटिंग, फिशिंग, कारपेंट्री, फार्मिंग, यू नो, ऐसे देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट. इट्स अ सेपरेट, दे लिव एज अ सेपरेट कम्युनिटी. दे डोंट मिलते जुलते नहीं है दूसरे लोगों के साथ, बट उनके Amish is not a Jewish community. Amish is a Christian community living in parts of US. हाँ, वो बहुत कंफ्यूज होता है. मैंने it's not Jewish. काफी कुछ है. They are very hardcore Okay. Christians. And they basically migrated from Germany to USA at correct. early stages. They migrated from Germany. वो लोग तो इतने चुस्त होते हैं कि जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो भी बहुत कम से कम उसका उपयोग करते हैं. And they are also very orthodox in a lot of ways. Yeah, education और उस सब मामले में भी. So I'm not sure if it's a one-on-one comparison to what we are discussing. It's one of those Mormon kind of communities जो अपने rules and regulations में रहती है. Yeah. They don't even indulge with the government in any way. You know, they don't participate in wars or anything like that. I think New Jersey के पास, Princeton के पास एक उनका एक showcase वाला गांव है. So where they allow people to come in. So एकदम अंदर नहीं जाने देते, पर they come and you can look at their Amish culture और ये और वो, ऐसा थोड़ा थोड़ा they have started. But yeah, you're right. So actually, I was reading a paper about prevalence of ADD, attention deficit disorders, in Amish children. You know, जो उस community में रहते हैं. तो because वहाँ पर बच्चों को इतना hands on रहता है उनका life, you know, they क्या बोलते हैं, they are not limited to academics basically. Classroom setting भी उनका काफी limited रहता है, and kids are trained in different things like hunting, farming, carpentry, जैसा आपने ये बताया था अभी. So the life is so active and physical over there. There is less prevalence of that thing called ADD in that community. So उस पे मुझे ध्यान आया इस बात का. No, so in that sense you're right. हाँ, कि मतलब वो हर बच्चे को हर एक किस्म का वो जो ट्रेनिंग है हर इससे देते हैं. So yeah, you're right. Not very classroom based. सिर्फ क्लासरूम बेस्ड नहीं, बिकॉज सबकी ग्रहण शक्ति अलग है, सबके बुद्धि का जो क्वालिटीज है वो अलग अलग है ना. और ऐसा नहीं है कि किसमें ये नहीं है मतलब खराब और ये है तो अच्छा. ऑफ कोर्स यू नीड द बेसिक गुड, ऑफ कोर्स वो तो चाहिए, पर उसके अलावा वी ब्रिंग इन आवर ओन इंडिविजुअलिटी टू व्हाट वी डू. मतलब एवरी ट्रेनिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. हम मतलब होता है 10th स्टैंडर्ड तक सब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, बाद में नफरत करते हैं मैथ से, और जो लोग साइंस लेते हैं दे हेट लिटरेचर, बट एवरीथिंग सर्व्स अ पर्पस. सो मतलब सेंस नहीं बनता इस बात का. सो हाँ, दिस कुड बी अप्लाइड. गीता में भी देखते हैं ना कि हम सब में कुछ ना कुछ गुण धर्म से हम आते हैं, जो हमारा इनहेरेंट स्वभाव है वो हम लेकर आते हैं. वो तो है ही, क्योंकि हम जो इवन सांख्य की बात करते हैं, सांख्य इज इम्पोर्टेंट देयर बिकॉज जैसे प्रकृति, एक तो पुरुष और प्रकृति इज अ फिजिकल पार्ट, और जो सत्व रजस तमस के गुण है वो हम सब में है, पर वी आर इन दैट स्पेक्ट्रम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि सब में केवल सत्व हो, केवल सत्व ही सत्व हो. ऐसा भी कोई नहीं होगा कि तमस ही तमस हो. बट उसका जो प्रपोर्शन है ना वो सब में अलग अलग होता है, और क्योंकि वो सब में प्रपोर्शन गुण धर्म का अलग अलग होता है, उस हिसाब से आपके इंक्लिनेशंस, आपके लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, then that determines your lifestyle, what you are good at, what you are not good at.
All that is determined by your inherent स्वभाव. Now, is it only inherent स्वभाव? No. बहुत ही clearly कहा है चाणक्य ने कि इसमें कई क्या बातें हैं. दो, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी उसके दो पार्ट्स हैं. One is the स्वाभाविक, one is the कृतक, which is acquired. ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट्स है. ऐसा नहीं है कि एक्वायर्ड का कोई पॉइंट ही नहीं है, पर वो कह रहे हैं एक्वायर्ड का इम्पैक्ट तब तक होगा जब बेसिक इंटेलिजेंस तो हो मनुष्य में फॉर डूइंग द थिंग ही इज मेंट टू डू. यहाँ पर वो राजा की बात कर रहे हैं, तो राजा के लिए जो गुण है वो ढंग से ग्रास्प कर पाए, उसके क्वालिटी का इंटेलिजेंस तो होना चाहिए. वो सबको नहीं आएगा. दैट्स द पॉइंट. एंड सॉरी, आपने जो महाभारत की थी, अगर ध्यान से देखो तो जब गीता कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, लेकिन वही चीज संजय भी सुन रहा है और धृतराष्ट्र को भी बता रहा है. गीता का सार तीनों ने लिया, लेकिन जो अर्जुन ने किया वो संजय एंड धृतराष्ट्र देखो था. सो ब्यूटीफुल. एक ही वस्तु को हम सब अलग अलग तरीके से क्यों इंटरप्रेट करते हैं? इनहेरेंट है ना, एक तो इनहेरेंट और एक द सिचुएशन, व्हाट द सिचुएशन हैज बिल्ट इनटू अस. ये दोनों पार्ट्स है, बट दोनों ही मैटर करते हैं. इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी के लिए कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं? निष्त्रय गुण्य भव. ये जो गुणों से, जो इनहेरेंट स्वभाव से जो तुम्हारे है ना, उससे तुम मुक्त हो जाओ. योग में भी वही कहा गया है कि आपके जो संस्कार है, जो आप लेकर जन्मे हो, उससे भी आप मुक्त हो जाओ. लेट इवन दैट नॉट बी. जब वो होगा तब एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिविटी आएगी. ऑफकोर्स वो आना साधारण मनुष्यों के लिए तो पॉसिबल नहीं है, परंतु एटलीस्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, एंड दैट इज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ योग एक्चुअली टेक्स यू टू बिकम धीरे 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 मोर ऑब्जेक्टिव. और वो ऑब्जेक्टिविटी कैसे आएगी हम आगे देखेंगे. वो इंद्रिय जय की बात करते हैं. Eventually, that is what it boils down to. Controlling our impulses, gaining control over our senses. कोई भी काम करना हो, that is the key success factor amongst others. That is what even Chanakya will come to eventually. Okay. तो 6 बज गए हैं. मेरे ख्याल से आगे का आगे लेते हैं, बिकॉज उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं. सो वील टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन. और किसी को कुछ कहना है? सो अच्छा, वील टेक द क्वेश्चंस. जयती, एक चीज हमें बताना था. बताइए. पॉइंट आउट, आजकल क्योंकि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो आपने देखा आजकल डॉक्टर्स कितने हो गए हैं जो डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारा अपेंडिक्स खराब हो गया है, उसको निकाल दो. अरे भाई, हाउ डू यू नो? बिकॉज हमें पता है, बहुत लोग आके हमसे कहा करते थे, यू नो गिव मी दिस दिस दिस. हमने कहा कि आई हैव अमोनिया. अबे भाई, ये कौन सी बीमारी है? यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू कम अक्रॉस दीस थिंग्स. ये तो है. हमें पता है, हमारी बेटी प्रेग्नेंट थी, उसको उसके ससुर बोले, जुकाम है ना, मेरी बची हुई एमॉक्सिसिलिन पड़ी है, खा जाओ. तो हमारी बेटी ने हमें फोन किया, देखा उसको हम आके बंदूक लेकर शूट कर देंगे, इवन इफ आई एम. हाउ डू यू डू दैट? नॉलेज इज फ्री ना, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज की बात है, तो उसके लेकिन प्रोस भी है, उसके नेगेटिव्स भी है. जी सही है एकदम. मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए अगर मुझे एक चीज पता है, मुझे सब कुछ पता है. जो बीमारी मुझे उसी दवाई. जी. अच्छा, गगन पूछ रहा है, इज देयर एनी टेस्ट टू मेजर दीज 8 क्वालिटीज? अगर आज आप देखो तो बहुत सारे आप ये इनफैक्ट आज का जो न्यूरो साइंस कह दो आप, साइकोलॉजी, साइकेट्री वगैरह आप जो कह लो, अभी जो सारे असेसमेंट्स है ना, समवेयर द बेस ऑफ इट इज दिस. वेरियस फ्रेमवर्क्स आर डेवलप्ड. आई डोंट नो ये 8 के 8 किस तरीके से होते हैं, बट मे बी इट्स वर्थ चेकिंग कि अगर आज के जो टेस्ट हैं, इफ दे कैन हेल्प अस गेट देयर. बट शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण है कि ये है तो इतना, ये है तो इतना, तो नहीं, ऐसा नहीं है. एटलीस्ट मुझे नहीं मालूम है. अगर आपको किसी को पता हो तो बताइए. हाँ जयदीप. मैं एक्चुअली वो पूछना चाह रही थी, जो चाणक्य ने कहा है कि इंटेलिजेंस आप बॉर्न होते हैं उससे, और फिर वो मतलब एक स्पेसिफिक कैपेसिटी ही होती है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते और उतना ही रहता है. तो मैंने अभी आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, एक
रिसर्च के बारे में, आई थिंक रिसर्च पेपर था वो पढ़ा था मैंने, तो उसमें देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज कंडक्टेड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल्स बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट। तो उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या था कि 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल लिए, इक्वल नंबर ऑफ पीपल, एंड देयर IQ वाज सेम 2 ग्रुप्स का, और फिर एक ग्रुप को बार बार ये बोला गया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लाइक इट वाज फेड इन देयर subconscious mind that they were very intelligent, and the other group was told the opposite. And by the end of the experiment, like it was conducted for a n number of days, and uske baad I think unka kuch test kiya, number of neurons ya I don't know what, and the group which was told that they were intelligent, they started believing they were intelligent, and not only they started believing, their brain also started behaving the same way. अब उसका मैं बहुत टाइम से वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो कहीं गायब हो गया वो लिंक, बट आई फाउंड अ सिमिलर रिसर्च पेपर व्हिच आई विल शेयर इन द चैट, जिसमें ये है चैट में मत करो जाके, शेयर इट इन द ग्रुप ताकि वो रहे, चैट का चला जाएगा। हाँ, पे करना। हाँ, ग्रुप में मैं शेयर करूंगी, उससे रिलेटेड है, वो सेम नहीं है रिसर्च पेपर, बट उससे रिलेटेड है कि बिलीफ सिस्टम से आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में साइज बड़ा हो जाता है, ऐसा करके कुछ वो है रिसर्च पेपर, which is contradicting what Chanakya is saying in a way. Like he says that you are born with those things, but इसमें ये कहा गया है कि अगर आप repeatedly कोई अगर ये believe कर ले कि उसमें एक certain quality है, तो his brain starts changing, और evolution वैसे होता है brain का। तो ऐसा नहीं है कि आप डफर हो तो आप डफर ही रहो जिंदगी भर। नहीं जाती, तो आपकी बात सही है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो योग में भी वो क्या कहते हैं कि योग में आपको जो स्थिति मिलती जाती है ना, तो इवेंचुअली यू रीच टू अ स्टेज ऑफ ऋतंभरा प्रज्ञा। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ इंटेलेक्ट, प्रज्ञा के भी 7 लेवल्स हैं, ठीक है, एंड द चरम सीमा इज द ऋतंभरा प्रज्ञा। So you keep unlocking that levels and you get there. Now obviously it has developed over time, right? तो ये तो है। चाणक्य ये नहीं कह रहे हैं कि एक बार हो गया तो कुछ और नहीं हो सकता है। He's saying there is an element of स्वाभाविक ये कि which will probably define the outer limit of how much you can do. ठीक है? Now that outer limit can be pushed with your acquired knowledge for sure. अच्छा, for sure, ठीक है, पर वो कह रहे हैं there is an element of inherent thing also. अच्छा, अब जैसे मेरे को बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, मेरे हाथ में कला नहीं है, पर प्रैक्टिस कर करके आई माइट इम्प्रूव फॉर श्योर बेटर देन वेयर आई एम, बट जो इनहेरेंटली गिफ्टेड है और वो ट्रेन हो तो वो लेवल ही अलग है ना, दैट इज द होल पॉइंट। राइट, मतलब वो बराबर पे नहीं आ पाएंगे चाहे पहले वाला कितना भी हार्ड वर्क करके कर ले, क्योंकि for the other person it's effortless. Correct, but there is another thing to that, right? कोई किसी को पता कोई जन्म से कोई पता कैसे करे कि उसमें कितनी बुद्धि और नहीं है, वो तो ओवर टाइम ही होता है ना। एंड वी हैव एग्जांपल्स वेयर, जैसे अगर हम आइंस्टाइन का भी हम जानते हैं कि people thought he was a dumb student, right? People thought he was a dumb student, he was not, eventually we know he was not what he achieved, पर कई बार पता भी नहीं लगता कि वो इनहेरेंट है क्या। So should we not try pushing? We should definitely push. Just that उनके स्वभाव के हिसाब से करो, और हर एक में कुछ ना कुछ गुण तो होते ही हैं। वो एक है ना, वो कौन सा बहुत ही सुंदर सा श्लोक है कि कोई भी औषधि, कोई भी हर्ब ऐसा नहीं होता जिसमें कोई औषधि ना हो, और कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसमें कोई गुण ना हो, पर इसका प्रयोजन करने वाला चाहिए कि जो आपको वो गुण आपका बाहर ला सके। तो ये एस्पेक्ट भी है उसमें। तो फिर चाणक्य नीति से आप उसको पढ़ा के किसी के भी अंदर से वो गुण बाहर निकलवा सकते हो ना, मतलब दैट इज माय पॉइंट। राजा ही होना क्यों जरूरी है? हाँ, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू राजा, ही हैज रिटन इट फॉर द राजा। वो युवराज की ट्रेनिंग की बात करें इज वन थिंग, बट इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ अस फॉर श्योर। May I just add, Ami, here? जी एकता प्लीज। हाँ, तो I think Jayati, you are right that if you keep on teaching somebody something and saying that, I think the entire question there is a willingness कि if that person खुद होकर बोलते हैं कि okay आज मुझे drawing मेरी fantastic करनी है, I want to be on par with my peer who has an actual talent for it, then
he will go into everything, whatever you have said, वो अपने आप को रोज बोलेंगे वो चीज, practice करेंगे, everything he would do. And perhaps he will achieve that kind of level of excellence. But that has to come from within. So I think the point here that is being trying to said is, do not force it on someone. If it comes from within, of course, don't step away and don't not teach them. But do not force it on someone who is, one, who is not capable, and two, who is not willing. I mean, incapable and unwilling types. It's a very well said. Actually, the first point जो कह रहे हैं चाणक्य is the desire to hear. The desire itself has to be there to begin with. अगर वो ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा. So you got it very well. बहुत सुंदर. इससे एक चीज और भी निकल के आती है कि जैसे हम बोलते हैं कि बिलीफ सिस्टम से आपका ब्रेन चेंज हो सकता है, लेकिन किसी चीज को कितना बिलीव करना है वो भी इनहेरेंट होता है. हर कोई एक बिलीवर पैदा नहीं होता. देयर आर अ लॉट ऑफ स्केप्टिक्स एंड उनके हाथ में नहीं होता, वो उनका ब्रेन वैसे सोच रहा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. लाइक आई हैव सीन इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, कई लोग हमेशा ही बिलीव कर लेते हैं और कई लोग हमेशा एक सवाल उनके रहता है, वो एकदम छोड़ नहीं पाते. दे आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक बिलीव करना ना करना भी कैपेबिलिटी के फॉर्म में वी कैन मेजर इट. तो उस वे में फिर हर कोई नहीं कर पाएगा. जो बिलीव नहीं कर पाते वो भी बात सही ग्रो है नहीं कर पाएगा कि वो बिलीव इटसेल्फ मानो ना मानो, दैट इज इनहेरेंट टू द बुद्धि यू हैव, राइट. अच्छा, उसके बावजूद जैसे हम ये योग की बात कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही अगर हम गीता में भी वो कह रहे हैं कि निष्त्रय गुण्य भव, ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपके जो संस्कार है उससे आप बाहर निकल सकते हो. जो इनहेरेंट आपकी प्रकृति है उसको भी आप बदल सकते हो, पर वो करने के लिए पहली बात तो जो हम बात कर रहे हैं कि बिलीफ और विल वो उतना पावरफुल होना चाहिए, कपल्ड विद द मेहनत. वो भी तभी आएगा जब आपको अंदर से स्फूर्णा हो कि वो करना है. एंड आई जेन्युइनली बिलीव वो स्फूर्णा जो है ना, वो तो गत जन्म के संस्कारों से ही आती है, उसका कुछ कर नहीं सकते. दैट इज वेरी इनहेरेंट. वो आ गई तो आ गई, वो जो भगवान अनुग्रह उसके लिए आवश्यक है. और एक चीज और which I would like to point out as my observation, कि हम लोग we take the path of least resistance and least मेहनत. तो कई चीजें ऐसी हैं जिनको बिलीव करने के लिए आपको पता है, अरे इसको कर लो, इससे तो सब कुछ मिल ही जाएगा. अब आपको राजा बनकर जस्ट बनने के लिए you need a lot of hard work and lot of control and denial to self. कि हमें ऐसा समझ आ रहा है मगर this is not the fact, so I should go according to that. लेकिन करना नहीं जी, इसने कह दिया बस कर लो, चल पड़ो, बोलेंगे तो हमारी तो सुन ही ली जाएगी. बिलीफ सिस्टम से सब कुछ अच्छा ही नहीं होता. दिमाग तो तब भी बढ़ जाता है, लेकिन किस तरफ. जी आप जो कह रहे हो ना वो एक्चुअली एक और एस्पेक्ट है और जो बहुत सुंदर एस्पेक्ट है. आई वुड लाइक टू एक्चुअली टॉक अबाउट दैट, राइट. Not everybody can be a leader is also the point here, right? There will be some people who are leader, और वो leadership quality जो है ना वो inherent है. वो किसी के द्वारा निकल कर आ सकती है, शायद अंदर शुरुआत में ना निकले फिर निकल कर आ सकती है, पर वो थोड़ा बहुत अंदर का वो willingness, वो desire अंदर होना चाहिए. अधिकतर जो लोग हैं ना वो followers होते हैं. Again, there is no right or wrong here, but ऐसा होता है. It's easy to follow and not everybody needs to lead, है ना. अगर हर एक जन अपना ही मन का करने लगा तो भी एनार्की हो जाएगी. तो यू नीड पीपल हु फॉलो. वो प्रजा में भी अगर दर एक जन अपने हिसाब से करे तो क्या, तो यू नीड प्रजा जो आपको फॉलो करेगी, जो अपना काम करेगी. तभी भी वो जो हायरार्की जिसको हम कहेंगे या जो पिरामिड कहे कि यू हैव फ्यू पीपल ऑन द टॉप एंड मोर ऑन द ये, दैट इज हाउ इट एनीवेज वर्क्स. एंड यू आर राइट कि वो भी मतलब बिलीव करना नहीं कर. जो आप जो बात कर रहे हो ना वो आप अंध बिलीफ की बात कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो वेरी राइट. इट्स वेरी इजी टू बिलीव. किसी ने बोला मैंने कर दिया. और इसीलिए आप देखो ना तो सनातन धर्म को समझना भी मुश्किल है, कठिन है कंपेयर टू द अब्राहमिक रिलीजन. क्यों? क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन में क्या है, डू दिस डू दैट. आपने ये किया भगवान खुश, आपने ये किया भगवान गुस्सा, खत्म. कुछ दिमाग नहीं यूज करना. जबकि हमको क्या कहते हैं कि आपको अपना मार्ग स्वयं ढूंढना है ना. आपको अपना मार्ग इवेंचुअली स्वयं ढूंढना है और उसमें भी जाके रुकना नहीं है. आपको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है. तो इसीलिए अकाउंटेबल. accountability, exactly. It's very easy to give away accountability. नहीं है.
पर वो बिलीफ और जो जैती कह रही है बिलीफ, वो दोनों अलग अलग है. भले भी कॉल्ड इट बिलीफ, बट दैट इज व्हाट जैती इज टॉकिंग अबाउट, जो आजकल के ट्रेंडी टर्म्स में एफर्मेशंस की बात है. दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. आप जो कह रहे हो वो बिलीफ सिस्टम की, मतलब हाँ, नहीं, वो भी एफर्मेशंस भी उस फॉर्म में आ रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग दैट, क्योंकि हर चीज दो तरह से आ रही है. एफर्मेशंस भी उस तरह से आ रहे हैं. Because that is what I just wrote something. There is a genius and there's something called a perverted genius. Genius दोनों है. It depends आपकी प्रवृत्ति आपको किस तरफ ले जा रही है और कब आपकी बुद्धि बदलती है पता नहीं चलता. वही वो स्वाभाविक वाली बात है. करेक्ट. And everybody under some situation will turn out to be a leader. आपको पता नहीं है कि इवन बेवकूफ से बेवकूफ जिसको बोलते हैं ना, हम लोग गर्दभ दास बोला करते थे अपनी संस्कृत क्लास में, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो बिल्कुल मूर्खानंद होते हैं वो भी इतने बढ़िया लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्ले करते हैं. इट इज ऑल सिचुएशनल एंड द सिचुएशन ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट. इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है. पता नहीं कब क्या निकल आए, कब किस चीज की जरूरत है. एब्सोल्युटली ट्रेनिंग तो चाहिए. कि a wise person, एक उसका ऐसे है about wiseness or something, good and evil in men. A wise person is that who knows what to water, the good or the evil depending on the season. तो अपने बाग में आप flowers को nurture करते हो या weeds को depending on the season, that is wisdom. That is something I read way back. But I think उन लोग ने कुछ ना कुछ ऐसा बोला हुआ है. पूनम जी, मैं एक बात आपको बताती हूँ. जो आपने अभी स्टेटमेंट बोला ना, वाटर करना गुड और इविल, तो वो डिस्कशन में ये भी मतलब है कि आपके अंदर इनहेरेंट है. लाइक कई लोग हमेशा बैड की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं और कई लोग हमेशा गुड की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं. ऐसा मतलब वो भी दे आर बॉर्न विद इट. ऐसा भी रिसर्च हो रखा है कि जैसे अगर साइकोपैथ्स है, उनका ब्रेन बना ही वैसा है. इट्स नॉट कि वो मतलब वो दे आर बॉर्न विद दैट काइंड ऑफ ब्रेन की उस पार्ट में इमोशन वाला पार्ट गायब होता है उनके ब्रेन में. तो सीरियल किलर्स और ये सब जो होते हैं, तो वो मतलब वही बात हो रही है कि अगर आप नर्चर, जैसे आप हो, आप ऑटोमेटिकली रिलीजियस चीजों की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो, तो वो आपका बाय बर्थ वैसा रहा होगा, तभी आप आज इस सेशन में आप हो. देयर आर मेनी पीपल हु कम अक्रॉस दीज थिंग्स बट दे चूज नॉट टू गो देयर बिकॉज इनहेरेंटली they are not that. तो वही बात है कि वही अगेन जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि जिस चीज से आप बॉर्न हुए हो वो तो वहां पे रहेगा ही. उसकी वजह से आप जिस रास्ते में जाओगे, that will like that is how it will be decided. Jayati ji, coming back to the sanskaras of पूर्व जन्म. हम लोग हर जगह that's the genius of सनातन धर्म ना. उसके अलावा कोई अच्छा यही नहीं है. उनको कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है ना. कन्वर्शन इज इजी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट एनीबॉडी टू सनातन धर्म. एक्चुअली अम्मी जी, जो जैती जी ने अभी वो बिलीफ के बारे में बोला, उस स्टडी के बारे में, यू नो, I agree there is some truth to it, but आपने जो वो 50-year-old youth leader का एग्जांपल दिया, उसको भी तो बचपन से सब लोग यही बोलते आ रहे होंगे, you are the future prime minister of India. उसके भी अंदर बिलीफ भरा गया होगा, but it's evident it's not working out for him. You know, कुछ तो चाहिए ना यार, कुछ तो. तो इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट में भी काफी बार क्या होता है ना, बचपन में काफी लोग हैं मेरे मित्र जिनको मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि स्कूल में काफी वो ड्राई तरीके से पढ़ाया जाता है. बट अभी क्योंकि इंफॉर्मेशन अरेना इतना बड़ा हो गया है, वो जब पॉडकास्ट देखते हैं तो उनको एक मैथमेटिशियन का इंटरव्यू आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा रहा है, तो उनको भी अरे यार बचपन में मैंने कर लिया होता, यू नो, काइंड ऑफ एक हिडन एप्टीट्यूड उनका भी जागने लगता है साइंस के प्रति और मैथमेटिक्स के प्रति, यू नो. सो मे बी इट इज समथिंग लाइक दैट कि जिनके अंदर है, अगर आप उसको सही तरीके से निकालोगे तो वो आएगा, यू नो, उस चीज की प्रति एप्टीट्यूड. One point I wanted to mention, वो जो आपने बात की थी स्टार्टिंग में कि कोई टेस्ट हो सकता है क्या ये आर्ट बुद्धि को मेजर करने का, बेसिकली. सो इन न्यूरोसाइंस दे कैन टेक्निकली नॉट डू दैट, बिकॉज साइंस में सब टेस्ट बेसिकली दे आर क्वांटिफाई थिंग्स. ओके,
और ये जो बुद्धि है उसको क्वांटिफाई करना इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव और अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है. ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई ट्राइड टू वर्क ऑन डेवलप अ मशीन टू मेजर मेंटल स्ट्रेस, एंड व्हिच वाज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल आफ्टर वन स्टेज, बिकॉज मशीन आपका बस न्यूरोनल एक्टिविटी मेजर कर पाएगा, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो इफेक्ट होता है और उसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं वो मेजर नहीं हो सकता. सो यस, साइंस का एक लिमिटेशन है, वो बुद्धि के 8 भागों को नहीं देख सकता, वो सिर्फ मतलब 2 या 3 भाग को पकड़ सकता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर दिस मॉडर्न साइंस टू अचीव, सैडली. या मनन आपके जी पास देखिए, कुछ होगा? रिडक्शनिस्ट काट कर हम लोग ने जब भी पढ़ा फ्रॉम 8th 9th स्टैंडर्ड, हम लोग ने जब भी वो कटिंग करना शुरू किया, बिकॉज आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट ऑल अलोंग, तो एक चीज को अलग हमने यहाँ पे आके अमेरिका में भी इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्सप्लेन टू पीपल कि बहुत सारी चीजें रिलेटेड है. अब छोटी सी चीज है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर खाओ. आई हैव बीन टेलिंग देम कि जी 2 चीजें खाने से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है. तुम्हें कैसे पता? अरे हमने ये नई चीज इंट्रोड्यूस करी, हमारे ग्रेड्स नीचे चले गए क्योंकि हमें याद नहीं होता. नहीं, दैट इज देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए दैट्स नॉट एन एविडेंस. हमने कहा अगर तुम लिखोगे नहीं तो डॉक्यूमेंट कैसे होगा? somebody has to put it. और कल ही हम देख रहे थे, किसी ने एक ने बोला था कि डॉक्टर्स ने बोला है कि हम लोग अपने जो रिसर्च नंबर्स हैं वो फज करते हैं टू मीट व्हाट एवर वी वांट. तो हम इस साइंस पे डिपेंड नहीं कर सकते. और एक चीज और है, हम लोग बोलते हैं मशरूम्स का, जो बोलते हैं तुम मेडिटेशन से क्या फर्क पड़ता है, जो उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं हाइपर परसेप्शन के, वो तो हम ये वीड और व्हाटएवर दे कॉल इट, LSD, आई रिमेंबर LSD फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो उन सब से भी मिल जाता है. एंड माय गुरुजी, और कई तरह के मशरूम्स भी ऐसे होते हैं व्हिच गिव यू द साइकेडेलिक इफेक्ट्स, जो कि मेडिटेशन से भी आते हैं. कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर उनसे फर्क ये पड़ता है कि जब हम ये चीजों से लेते हैं, पदार्थों से, वो उसके असर के बाद चला जाता है और कई बार उसके लॉन्ग टर्म यूज से नुकसान होते हैं, हम लोग का न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लेकिन जो हम लोग मेडिटेशन और जो तपस्या से अचीव करते हैं, उससे प्रोग्रेशन होती है और डेवलपमेंट होती है और क्वालिटी बढ़ती है एंड लॉन्जेविटी रहती है उसकी. दो स्टेजेस आर परमानेंट. तो हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं अगर मेरी उसमें आना है डीप स्टडी में, तो वैसे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो. यू कैन नॉट ईट मशरूम्स अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स, जो 5 चीजें होती है. तो हमें हमारा बेटा फॉलो करता है, कहता है वो क्यों? देन आई रिमेम्बर्ड, पहले तो हमें समझ नहीं आया, देन आई रिमेम्बर्ड कि कुछ मशरूम साइकेडेलिक होती हैं. तो कहते हैं हाँ उससे भी हो जाता है. तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि इससे होता है इससे नहीं होता. बोले नहीं, आपने तो मशरूम खाई थी. कहते हैं तुम उसको निकाल ही दो, नहीं खाओगे, इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट, है ना. तो तब हमारे को समझ आया कि भैया इसलिए नहीं खाते कि आप वो फैक्टर ही नहीं, वो वेरिएबल निकाल ही दो. So when you're doing an experiment, how do you prove it? ये वेरिएबल निकाल दो, ये निकाल दो, ये ऐड कर दो. That's how we do it, है ना. तो हम लोग का fair enough. I think मुझे मनन को बस ये कहना था कि rather for that matter, all of you, there are very interesting mental models even otherwise. I would suggest अगर आपके पढ़ने में कुछ आए तो just share करो, not from a testing perspective, but it'll be good to see कि करंट न्यूरोसाइंस इसके बारे में कैसे सोचता है. बिकॉज आई थिंक कई बार वो मॉडल्स भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, भले 1-on-1 मैपिंग ना हो पाए, पर हमको समझ तो आता है. Some of these models are interesting and worth for us to see. Why not, right? Yes. So let's give it a shot. Let's see. अगर आपको कुछ मिले तो शेयर करिए. Okay, we are beyond time. Actually, ma'am. हाँ रोहित. Just one. Last one. Dr. Jordan Peterson का सबसे Dr. Jordan Peterson का सबसे comprehensive test है on determining aptitude. So anybody can check that out. अगर if you have उनका कोई talk हो तो आप share करो. Yeah, I'll send it. Yeah. That would be nice. Okay, let's close it. So we'll end with our ohms.